हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ हर बार की तरह ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अपने आप को स्वस्थ रखना है और परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आपको प्राप्त करना है और किसी भी तरह की चिंता मत कीजिए क्योंकि हम हैं आपके लिए। जी हाँ, कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए प्रोवाइड करता है, वो भी सभी विषय की, जिसमें किसी भी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं की जाती। तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सके। साथ ही साथ एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स आ गई हैं, जिनकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप एमसीक्यूज, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सब कुछ पढ़ सकते हैं और अपने आप को तैयार कर सकते हैं परीक्षाओं के लिए भी, बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। इसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी है, क्लिक कीजिए और अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। जरूर इनका लाभ उठाइए। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक अंतरा का पाठ 1 शुरू कर दिया है। नाम है देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। लिखा है छायावादी आधार स्तंभ। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद जी ने। अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी समाधान, जिसमें हम देखेंगे कि देवसेना से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, कार्नेलिया में क्या बताया है, आखिर इन दोनों में क्या समानता है, क्या कहना चाहते हैं। आपको पता ही चल गया होगा कि इन दोनों गीतों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने बताई है भारत की सुंदरता और वहां की समृद्धि, साथ ही साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम। क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां रिश्ते आत्मा से बनते हैं, जहां किसी भी स्वार्थ के वशीभूत होकर रिश्ते बनाए नहीं जाते, बल्कि जो बन जाते हैं उनको जीवन भर निभाया जाता है। अब धीरे धीरे उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भारतीय संस्कृति को पूरी तरह खो चुके हैं, आज भी है, हमेशा रहेगी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि विचारों में थोड़ा सा अंतर आ गया है। हम आजाद होकर भी थोड़े कहीं ना कहीं मानसिक रूप से गुलाम हैं और पाश्चात्य संस्कृति की ओर अपने आप मुड़ते चले जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक बनिए, बिल्कुल मॉडर्न बनिए आप, लेकिन अपने विचारों में बनना है। हमें रूढ़िवादी सोच को नहीं मानना है, हमें दकियानूसी विचारों को नहीं मानना है, हमें घिसे पिटे विचारों का पालन नहीं करना है, लेकिन जो सही है वो सही है। बड़ों का सम्मान करना, छोटों के साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करना, अपनों के साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करना और अपने मन में हमेशा, कहते हैं ना, अतिथि देवो भव और वसुदेव कुटुंबकम की भावना को बसाए रखना है। यही हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पहली पहचान है। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। क्या आप कुछ समझे कि ये पंक्तियां किसने कही थी? यस, बहुत सही, ये देवसेना द्वारा कही गई पंक्तियां हैं, जबकि वो स्कंदगुप्त से, सम्राट स्कंदगुप्त से बहुत अधिक प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त ने उनके प्रेम को ठुकरा दिया, जिससे राजकुमारी देवसेना बहुत आहत हुई और उन्होंने इस प्रेम को पाने की अनेकों कोशिशें भी की, लेकिन सफलता हाथ नहीं आई, जिससे वे निराश हो गईं। क्योंकि उनके परिवार में कोई था नहीं, भाई भी युद्ध में वीरवती को प्राप्त हो चुके थे। इसी का वर्णन है प्रस्तुत पंक्ति में। देवसेना की वेदना, वेदना मतलब समझते हो, दुख का परिचय मिलता है। वह स्कंदगुप्त से प्रेम कर बैठती है, परंतु स्कंदगुप्त के हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कंदगुप्त तो विजया से प्रेम करते हैं। जब देवसेना को इस सत्य का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है, वह स्कंदगुप्त को छोड़कर चली जाती है। साथ ही साथ उन्हीं बीते पलों को याद करते हुए कह उठती है कि मैंने प्रेम के भ्रम में अपने जीवन भर की अभिलाषाओं रूपी भिक्षा को लुटा दिया। मैं इस भ्रम में पड़ गई और मैंने अपने आप को भी भूलकर अपने प्रेम को पाने की मतलब कोशिशें करती रही और उसका मुझे कोई प्रतिफल भी प्राप्त नहीं हुआ। अब मेरी अभिलाषाएं बची ही नहीं है। अर्थात अभिलाषाओं के होने से मनुष्य के जीवन में उत्साह और प्रेम का संचार होता है। यदि आशा या अभिलाषा नहीं होगी तो वो नीरस हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही हुआ देवसेना के साथ। अब यहां पर कवि ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। बावली का अर्थ क्या होता है? बावली मतलब पागल सी। नहीं कहते क्या पागल हो गई हो, पगला गई हो, अरे दिमाग से तो सोचो, या पागल हो गए हो, बावले हो गए हो, ये डायलॉग सुनने को मिलते हैं।
ठीक है। तो यहां पर कवि ने आशा को ही बावली कह दिया, क्यों? हाँ, जबकि ये तो कहते हैं कि भाई जीवन उम्मीदों पर टिका रहता है, हमेशा आशावादी रहना चाहिए, फिर आशा को बावली क्यों कहा? आशा में भी अंतर है। आशा किसके प्रति हम आशा रख रहे हैं, उस आशा के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, ये सबसे बड़ी और सबसे मेन बात है। यहां पर देवसेना ने आशा रखी किससे? स्कंदगुप्त से। किसकी? प्रेम की। लेकिन स्कंदगुप्त ने उसके प्रेम को ठुकराकर विजया को पाना चाहा, तो उसकी जो आशा थी वो बावली हो गई, पागली माना गया कि क्यों ऐसे व्यक्ति के प्रेम में डूबी हो या पागल हो जो किसी दूसरे को चाहता है। लेकिन फिर भी उसके हृदय में स्कंदगुप्त के लिए वही स्थान रहा जो उसके मन में पहले था। तो यहां पर कवि ने आशा को बावली कहा। आशा बहुत बलवती होती है, एकदम मतलब जैसी आशा है बस वैसा ही करने का इच्छा होती है, परंतु इसके साथ ही वह बावली भी होती है। आशा यदि डूबे हुए को सहारा देती है तो उसे बावला भी कर देती है। कहते ना, डूबते को तिनके का सहारा। वो तिनका क्या है? वो आशा ही है। लेकिन जो तिनका एक आशा है ना, वो पागल भी हो जाता है। प्रेम में तो आशा बहुत अधिक बावली होती है। यदि बात की जाए प्रेम की, तो यदि प्रेम में आशा है तो वो पागल हो जाती है, अच्छे खासे व्यक्ति को बावरा बना देती है। वह जिसे प्रेम करता है उसके प्रति हजारों सपने बुनता है, फिर उसका प्रेमी उसे प्रेम करे या ना करे, बस उसका मन हमेशा उसके ख्यालों में खोया रहता है और उससे उसको क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसकी चिंता नहीं करता, बस वो अपने उन्हीं ख्यालों में खोया रहता है। वह आशा के सहारे सपनों में तैरता रहता है। यही कारण है कि आशा बावली होती है। आशा को बावली कहा है कवि ने। अगला प्रश्न है, मैंने निज दुर्बल डैश 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 है होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहित व्यंजन स्पष्ट कीजिए कि क्या कहना चाहा है कवि ने, कि अपने आप को दुर्बल कहा है क्या देवसेना ने या कवि ने, या फिर दुर्बल पद बल और हारी होड़, क्या जो होड़ लगाई थी उसमें मैं हार गई? क्या किसी चीज की होड़ लगी थी? होड़ मीन्स नहीं कहते चल होड़ लगा लो भैया, शर्त लगा लो। हाँ, तो क्या वो हार गई है कोई शर्त? क्या उसने किसी से शर्त लगाई थी या अपने आप से शर्त लगाई थी कि हाँ मैंने स्कंदगुप्त को चाहा है और मैं उसको पाकर रहूंगी? लेकिन स्कंदगुप्त तो उसका नहीं हो सका, तो वो जैसे खुद से हार गई है। ठीक है। देवसेना को आजीवन विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब उसके परिवार पर आक्रमण हुआ तो उसके भाई समेत पूरा परिवार वीर गति को प्राप्त हुआ। तब वह अकेली पड़ गई और उसका कोई सहारा नहीं था। उसके आगे मात्र एक ही रास्ता था कि वो देश सेवा को अपना ले, क्योंकि स्कंदगुप्त भी उसे ठुकरा चुका था। इसलिए वह अपनी विपरीत परिस्थितियों के साथ जीने लगी और परिस्थितियां इतनी प्रबल थी कि वह उनके आगे हार गई। उसने परिस्थितियों से लड़ने के लिए जो होड़ लगाई, यहां उसकी बात की गई है, अर्थात परिस्थितियों से उसने मुकाबला किया लेकिन वो जीत नहीं पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे हार मिलती गई। प्रेम में भी हार गई, परिवार में भी हार गई, सुख में भी हार गई। जहां भी उसने, कहते ना, डाली डाली पर नजर डाली, मैंने जिस डाली पर नजर डाली माली ने उसी डाली को तोड़ डाली। मतलब वो जहां जहां भी उसका जीवन रहा, जैसा भी उसका जीवन रहा, हर समय उसे आशा नहीं निराशा ही हाथ लगी। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। काहे श्रमित स्वप्न की मधुमाया तान उठाई। इस काव्यांश की विशेषता है कि इसमें स्मृति बिंब बिखरा पड़ा है। स्मृति समझते हो? यादें। ये स्मृति बिंब मतलब यादों के सहारे कुछ इमेजिन किया जा रहा है कि ये होता था तो ऐसा था, वो होता था तो ऐसा था। ठीक है। देवसेना स्मृति में डूबी हुई है, अपनी यादों में खोई हुई है। उसे वे दिन स्मरण हो आते हैं जब उसने प्रेम को पाने के लिए अथक प्रयास किए थे। अथक मतलब बिना थके प्रयास किए थे, परंतु वह असफल रही। अब उसे अचानक उसी प्रेम का स्वर सुनाई पड़ रहा है। यह उसे चौंका देता है। व्यागराग का उल्लेख किया गया है, इसे आधी रातों में गाया जाता है। मतलब जब उसने अपने प्रेम को पाना चाहा तब उस प्रेम ने उसको ठुकरा दिया, और जब अब की वह उस प्रेम को भूलना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है तो अब वही प्रेम उसके पास आना चाहता है। इसलिए अब वो उस प्रेम के लिए नहीं है। स्वप्न को कवि ने श्रम रूपी में
कहकर गहरी व्यंजना व्यक्त की है। स्वप्न को मानवीय रूप में दर्शाया है। गहन विपिन एवं तरु छाया में समाज शब्द है। इन पंक्तियों के मध्य देवसेना की असीम वेदना स्पष्ट रूप से दिखती है कि वो कितनी दुखी है, कितनी वेदना युक्त है, और वो अपने दुखों को समेट भी नहीं पा रही है। इतनी दुखी है, अपने दुखों का बखान वो किसके समक्ष करे, कोई है भी तो नहीं। उसकी एक आश थी कि हो सकता है कि उसका प्रेम ही उसका हो जाए, परंतु वो भी उसका नहीं हुआ। दूसरी पंक्तियां हैं, लौटा लो डैश 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 लाज गवाई। इस काव्यांश की विशेषता है कि इसमें देवसेना की निराशा से युक्त हतोत्साहित, जो प्रोत्साहित एक शब्द होता है ना हिंदी में, प्रोत्साहित किया गया, मोटिवेट किया गया, उसका विपरीत या विलोम होता है हतोत्साहित। ठीक है, तो जब वो पूरी तरह से निराश हो गई। इस काव्यांश की विशेषता है कि इसमें देवसेना की निराशा से युक्त हतोत्साहित मनोस्थिति का पता चलता है। स्कंदगुप्त का प्रेम वेदना बनकर उसे प्रताड़ित कर रहा है। हाँ हाँ शब्द पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। जिस स्कंदगुप्त को वो प्रेम करती थी, जिसे वो पाना चाहती थी, उसी स्कंदगुप्त ने उसके प्रेम को ठुकरा दिया, और जब वह अब उस प्रेम को भूलना चाहती है तो स्कंदगुप्त उसके समक्ष परिणय निवेदन लेकर आते हैं। तो ऐसे में वह उस निवेदन को ठुकरा देती है। वो दुखी रहती है, उसकी आत्मा व्यथित रहती है, वेदना से तड़पती है, परंतु उस विवाह के निवेदन को वो स्वीकार नहीं करती। अगला प्रश्न है, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है? देवसेना ने अपने आप को हारा हुआ क्यों मान लिया? देवसेना निराश क्यों हो गई? वो तो एक अच्छी राजकुमारी थी ना, राजघराने से थी, बंधु वर्मा की बहन थी, सम्राट बंधु वर्मा की बहन थी, आखिर वह निराश क्यों हुई? देखिए, सम्राट स्कंदगुप्त से राजकुमारी देवसेना प्रेम करती थी, है ना, ये हमने पढ़ लिया है अभी। उसने अपने प्रेम को पाने के लिए अथक प्रयास किए, परंतु जब उसे पता चला कि वो जिससे प्रेम करती है वो तो किसी और से प्रेम करता है, तो ये सुनकर उसके मन को, उसके हृदय को बहुत आघात पहुंचा, उसे बहुत दुख हुआ, परंतु उसे पाने में उसके सारे प्रयास असफल सिद्ध हुए। यह उसके लिए घोर निराशा का कारण था। वह संसार में बंधु बांधवों रहित हो चुकी थी, मतलब उसके घर परिवार में कोई नहीं था, सभी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। पिता पहले ही मृत्यु की गोद में समा चुके थे, तो भाई भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुका था। वह दर दर भिक्षा मांगकर गुजारा कर रही थी। ठीक है, उसे प्रेम का ही सहारा था, परंतु उसने भी उसे स्वीकार नहीं किया। ऐसे में बेचारी देवसेना भला करती भी क्या, तो वह निराश भी हो गई और पूरी तरह से हताश भी हो गई। अब आते हैं हम कार्नेलिया का गीत के प्रश्नों पर। कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? ठीक है, अब यह है चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, जिसमें राजकुमारी कार्नेलिया के बारे में वर्णन किया है कि जब वो भारत आती हैं और भारत की सुंदर सी नजारों को देखकर मोहित हो जाती हैं कि ये भारत भूमि, अच्छा तो इसी के बारे में मैंने सुना था, सच कितनी सुंदर है भारत भूमि, चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल, कहीं कोयल की कुहू कुहू करती तो कहीं पक्षियों का कलरव, कहीं झरनों की झरझर आवाज। इस तरह से कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की इन विशेषताओं की ओर संकेत किया। पहला है, सूर्य की लालिमा जब पेड़ों और वृक्षों की चोटी पर पहुंचती है तो ऐसा लगता है मानो वह नाच रही हो। सूर्योदय से पहले जो वातावरण में लालिमा छाई रहती है, वो मौसम, उठे हो कभी सूर्योदय से पहले, जागे हो? बोलो जल्दी कमेंट करके बताना कि कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देते हैं और सैर के लिए निकलते हैं और जानते हैं कि क्या नजारा होता है, स्वच्छ हवा, पक्षियों का कलरव, शांत माहौल, कोई प्रदूषण नहीं, नॉइस वॉइस, कोई पॉल्यूशन नहीं, सारी हरियाली पर सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ता है, तब ऐसा लगता है मानो किसी ने मंगल कुमकुम बिखेर दिया हो। यह वही देश है जिसकी ओर पक्षी भी अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर उड़े चले जाते हैं और वह सोचते हैं कि वह यही घोंसला बनाए, क्योंकि वह इसे ही अपना घर समझते हैं। तो यहाँ पर कवि प्रसाद जी ने यह भी कहा है कि भारत भूमि के बारे में आप परिचय जानना चाहते हैं। अरे भाई, भारत को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर चहचहाते हुए पंछी उड़ते नजर आए,
जहां सुंदर सा वातावरण नजर आए, जहां के लोग हर एक को आत्मीयता से स्वीकार लें, जो हर एक की सहायता के लिए अपने आप कदम उठा लें, वही हमारा भारत देश है। यहाँ के निवासियों के हृदय में करुणा के भाव और वह अपने दुखों को भूलकर लोगों को अपनाते हैं और सबकी मदद करते हैं। वह देश, इस देश की इतनी विशालता है कि सागर की लहरें भी इसके तट से टकराकर आराम पाती हैं। ऐसा देश है मेरा। ठीक है, अगला है उड़ते खग। खग मतलब पता है ना बेटा, खग अर्थात होता है पक्षी। तो उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित है? उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल क्या कहना चाहते हैं? तो उड़ते खग से कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी भी अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर भारतवर्ष को अपना नीड़ यानी अपना घर समझकर उनकी ओर मुख किए उड़े चले आते हैं। संपूर्ण भारत पक्षियों को ऐसा लगता है जैसे उनका ही घोंसला हो और वो अपने घोंसलों की तरफ चले आते हैं। साथ ही साथ अपने बच्चों को वह यही घोंसला बनाकर जन्म देते हैं। ठीक है, इसका अभिप्राय यह है कि जो अनजान लोग हैं वह भारत में आना चाहते हैं क्योंकि वह यहां आकर शांति पाते हैं। बरसती आंखों से कवि का मानना है कि यहाँ के लोगों के अंदर करुणा की भावना है। उनके अंदर भले ही कितने दुख हों, लेकिन वो बाहर से आए लोगों का दुख सुनकर उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं, उन्हें सहारा देते हैं और उन्हें आशा की किरण भी दिखाते हैं। ठीक है, अगला है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। बेटा एक ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपसे आशय स्पष्ट पूछा जाए तो आप लिखेंगे कि ये पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं, कौन इनके रचयिता है या कवि हैं। ठीक है, जब कभी भाव सौंदर्य की बात आए तो आपको ये लिखना होगा कि जो कविता है उसमें सुंदरता किसके कारण हुई, अर्थात कौन कौन से अलंकार आए, ठीक, कौन कौन से रसों का प्रयोग हुआ, कौन कौन से छंदों का प्रयोग हुआ, मतलब कविता में जो सुंदरता है वो किन कारणों से उत्पन्न हुई। हेम कुंभ ले उष सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊंघते रहते जब जगकर रजनी भरतारा। भाव सौंदर्य कवि कहते हैं मानो उषा रूपी पनिहारी रूपी स्वर्ण कलश में सुख व समृद्धि रूप जल भरकर भारत भूमि पर लुढ़का देती है, अर्थात प्रातःकालीन में भारतवासी सुख समृद्धि से भरपूर दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है मानो संपूर्ण भूमि एक रत्न जड़ित मरकत का डब्बा हो। मरकत का डब्बा समझते हो, मरकत, खुला हुआ मरकत का डब्बा, जैसे रत्न, मरकत मतलब कई तरह के हीरा, पन्ना, पुखराज, सभी रत्नों का डब्बा। और रात भर जागने के कारण तारे भी नींद की खुमारी में जैसे मस्त रहते हैं, पर अब वो छिपने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अब उजाला होने वाला है। कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि ये भारत, हमारा भारत देश अत्यंत उत्साह से भरा हुआ है, कभी भी इसमें नीरसता नजर नहीं आती है, हमेशा इसमें सुख, समृद्धि, उत्साह, आशा यही दिखाई देता है। जब इस पर सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ता है तब ये और भी सुंदर लगता है। इस देश में सूर्य का यह दृश्य अत्यंत मनमोहक है, जहां पहुंचकर अनजान क्षितिज, क्षितिज समझते हो, क्षितिज का अर्थ होता है जहां पर आसमान और पृथ्वी मिलते हुए नजर आते हैं, हॉरिजन भी कहा जाता है जिसको। कहने का तात्पर्य है कि भारत में अपरिचित लोगों को यानी दूर देश से आए हुए लोगों को भी अपनापन लगता है, उनको यहाँ सहारा मिलता है, ऐसा लगता है मानो वे सदियों से यहीं पर निवास कर रहे हों। अगला प्रश्न है, कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए कि कविता में ऐसे कौन कौन से चित्रों का वर्णन किया गया है जो बहुत ही मनोहारी हैं, मन को मोहने वाले हैं। कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि यह देश मधुरता से भरा हुआ है, मिठास से भरा हुआ है, यहाँ के निवासियों के मन में प्रेम भरा हुआ है और वह अत्यंत उत्साहित हैं। साथ ही साथ सूर्य की किरणें जब देश पर पड़ती हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि देखिए अक्सर आप लोग जैसे हम बोलें कि भाई पढ़ना, ठीक है, तो आप कहोगे कौन सा ड़ा लिखना है। मैंने अक्सर सुना है बच्चों से, कौन सा ड़ा लिखना है मैडम, कौन सा ड़ा लिखना है। हम कहें चढ़ना लिखो, कौन सा ड़ा लिखना है मैडम, अक्सर ही आता है। तो सुनो, ये जो साउंड है ना,
ये तो जैसे पेड़, ठीक है, पड़ा, ये अकेला ड़ा साउंड देता है। लेकिन यदि हम इसकी बात करें तो ये जो रहता है ना बेटा, ये और ये वाला साउंड देता है, आधा आधा हलंत वाला, ड़ा, हा, पढ़ाई, कढ़ाई, चढ़ाई, ठीक है। तो अतः सूर्य की किरण जब इस देश पर पड़ती हैं तो ये आएगा, पड़ती हैं, ठीक है। पढ़ती हैं तो रीडिंग वाला पढ़ती हो जाएगा, इसका मतलब रीडिंग होता है, ठीक है। तो देश और भी ज्यादा सुंदर लगता है, पत्तियां मंद मंद हिलती हुई नजर आती हैं, ऐसा लगता है मानो धूप की किरणों से वे नाच रही हों, और चारों ओर हरियाली छाई हुई है और उस पर धूप की किरणें ऐसी लगती हैं मानो पवित्र कुमकुम बिखर गया हो। यह है हमारे देश की सुंदरता, यही है हमारी भारत भूमि की सुंदरता। आशा करती हूं सभी ने प्रश्नों को सुना है, समझा है, और बहुत अच्छे तरीके से। मैं इतना भी अब भरोसा आप पर कर रही हूं कि कोई भी प्रश्न, अब ये तो आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, लेकिन चूंकि आप कविताएं समझ चुके हैं, देवसेना का गीत में क्या दिया है, कार्नेलिया का गीत में क्या बताने की कोशिश की है जयशंकर प्रसाद जी ने, तो अब इन कविताओं से कोई भी प्रश्न, किसी भी तरह का घुमा फिरा कर भी यदि प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आप उसका उत्तर लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हर एक विषय की ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करते रहिए, जो कि 100% फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।